नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मासाइट 2.0 पर। आज हम एक ऐसी दवाई के बारे में, एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जब साधारण एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन या दवाइयाँ अपना काम करना बंद कर देती हैं, तब इसको लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का नाम है अमीकासिन इंजेक्शन। ये साथियों कई तरह की स्ट्रेंथ में आता है। 100 एमजी की स्ट्रेंथ में भी आता है, 250 एमजी के में भी आता है, 500 में भी आता है और 750 में भी आता है। ये 4 तरह की स्ट्रेंथ में इंजेक्शन आता है, जो कि 2 ml का रहता है। अगर 750 की स्ट्रेंथ वाला 3 ml का रहता है। इस तरह से इसकी स्ट्रेंथ आती है। ये दोस्तों एमिनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की मेडिसिन होती है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। यदि आप फार्मासिस्ट या आप डॉक्टर हैं तो आपको बखूबी इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में कुछ यूनिक पॉइंट, कुछ डीप फैक्ट आपको मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो आपको भी पूरा देखनी है। और यदि आप साधारण जनमानस हैं तो आपने जरूर अपने डॉक्टर साहब के द्वारा लगाया हुआ ये इंजेक्शन देखा होगा, अमीकासन। यदि आपको बुखार हुआ हो, खांसी हुई हो या फिर अन्य कोई संक्रमण आपके शरीर में हुआ हो, तब डॉक्टर ने आपको ये इंजेक्शन जरूर दिया होगा। दोस्तों ये जितना साधारण इंजेक्शन होता है, इसको हर कॉमन से कॉमन बीमारियों में लगाते हैं। एक एंटीबायोटिक के साथ दूसरी एंटीबायोटिक मिक्स करके भी इसको लगाते हैं। जितना ये कॉमन होता है, उतना ही इसका भयंकर साइड इफेक्ट भी होता है। इसकी एक 0.1 ml दवा ऊपर नीचे होने पर आपकी किडनियां खराब हो सकती हैं, आपको कानों का बहरापन, इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस इंजेक्शन को कौन सी बीमारी में लगाना चाहिए, किस बोतल में इसको लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए, किस इंजेक्शन के साथ इसको लगाना चाहिए, किसके साथ नहीं लगाना चाहिए, और किन मरीजों को देना चाहिए, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इन सभी के बारे में आज मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो आप स्किप नहीं करनी है, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अमीकासिन इंजेक्शन को किन किन बीमारियों में लगाया जाता है। यदि आपको गंभीर समस्याएं हैं, जैसे कि सेप्टिसेमिया, यदि आपके ब्लड में इन्फेक्शन पहुंच चुका है, जैसे कि टीएलसी डीएलसी बढ़ी हुई है, या फिर आपके स्किन का कोई संक्रमण, जैसे कि कोई घाव हो गया और वो धीरे धीरे आपकी नॉर्मल स्किन को भी चपेट में ले रहा है, तो इस तरह की सेप्टिक को रोकने के लिए भी इंजेक्शन डॉक्टर इसको लगाते हैं, इस इंजेक्शन को। या फिर निमोनिया हो गया है, या फिर मेनिंजाइटिस, जिसमें दिमाग की झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसको दिमाग की बुखार कहा जाता है, उस स्थिति में इसको लगाया जाता है। हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित कोई संक्रमण हो, या फिर यूटीआई का इन्फेक्शन हो, जैसे कि आपके पेशाब की नली में कोई संक्रमण हो या कोई पथरी अटक गई हो, तो उससे संक्रमण ना पैदा हो, इन्फेक्शन पैदा ना हो, इस तरह की तकलीफों में, टाइफाइड में, जिसको मोती जला कहा जाता है, इन सभी समस्याओं में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अब साथियों इसकी डोज की अगर बात की जाए, तो इसकी डोज की जो एडल्ट डोज होती है, जो बड़ों को जो इसकी खुराक दी जाती है, वो 13 mg प्रति किलो वजन के हिसाब से दी जाती है। यानी कि कोई 80 किलो का व्यक्ति है तो उसमें 1040 mg की इसकी डोज होती है। यानी कि अगर आप दिन में एक बार दे रहे हैं तो 1040 mg आप दे सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करके दे रहे हैं, मतलब सुबह और शाम में, तो 500 mg करके इसकी डोज देनी चाहिए। बच्चों में जैसे कि कोई 3 किलो का बच्चा है तो उसमें 15 mg प्रति किलो हिसाब से देनी चाहिए, यानी कि 45 mg। 45 mg आप दिन में एक बार दे सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करके देना होगा तो आप 22:30 सुबह और 22:30 शाम को, इस तरह से इसकी डोज बच्चों को दी जाती है। साथियों अब हम समझेंगे कि इसको किन किन बोतलों में डालना चाहिए। आप इसे डेक्स्ट्रोज यानी कि 5%, जिसको D5 भी कहा जाता है, रिंगर लैक्टेट यानी कि RL, और नॉर्मल सलाइन यानी कि ANS, इन बोतलों में इस इंजेक्शन को डालना चाहिए। डीएनएस में इस इंजेक्शन को नहीं डालना चाहिए। यदि इन चारों ही बोतलों में, जितनी भी बोतलें होती हैं, उनमें अगर बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित कोई इंजेक्शन, जैसे कि MBI, पॉलीबियोन, एल्डरवेट, ऑप्टिन्यूरोन, इनमें बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिस इंजेक्शन में भी बी कॉम्प्लेक्स रहता है, उस इंजेक्शन को यदि आप बोतल में डालते हैं तो उसके साथ में अमीकासन को कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे अमीकासन रिएक्ट करता है, जिससे उसमें सफेद कण यानी कि प्रेसिपिटेट करने लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप इंजेक्शन को डालते हैं तो या तो बोतल सफेद हो जाती है,
या फिर इंजेक्शन जो सिरिंज का जो वाटर होता है वो सफ़ेद पड़ जाता है अन्य इंजेक्शन के साथ में मिलाने पर, तो ये प्रेसिपिटेट करते हैं यानी सफ़ेद कण पैदा होते हैं, तो ऐसे इंजेक्शनों के साथ में नहीं डालना चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स का विशेष ध्यान रखना है। अब साथियों बात करते हैं कि किन किन इंजेक्शनों के साथ में अमीकासिन को नहीं देना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर पेनिसिलिन ग्रुप के इंजेक्शन जैसे कि पिप्रासिलिन और टेजोबैक्टम, इनके साथ में अमीकासिन को कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। मतलब ना तो आपको पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम असर करेगा शरीर में, ना अमीकासिन असर करेगा। एक तरह से कूड़ा डाल रहे होंगे आप यदि आप इन दोनों को साथ में लगाते हैं या लगवाते हैं। आपको ये करना होगा कि एक हाथ की वेन में या फिर एक लाइन में तो आपको पिप्रासिलिन और टेजोबैक्टम देना होगा, और दूसरी लाइन में, दूसरी वेन में, दूसरी नस में अमीकासिन। इस तरह से इसको दिया जाता है। और दूसरे नंबर पर जो डाययूरेटिक्स मेडिसिन होती है, यानी कि जो पेशाब ज़्यादा लाने वाली होती हैं, आपने कॉमन नाम सुना होगा लेसिक्स। लेसिक्स जो कि पेशाब ज़्यादा लाता है, इसके साथ में यदि आप अमीकासिन देते हैं तो ये किडनी को खराब करने के खतरे को 10 गुना बढ़ा देता है। और तीसरे नंबर पर अदर एमिनोग्लाइकोसाइड्स जैसे कि जेंटामाइसिन के साथ अमीकासिन को कभी नहीं देना चाहिए। अब साथियों हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके दो सबसे भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं। पहला होता है ओटोटॉक्सिसिटी, यानी कि कान से संबंधित परेशानी, जैसे कि आपको कान से सुनाई देना कम हो सकता है या फिर कानों में घंटी बजने जैसी आवाज़ें आ सकती हैं, और ये डैमेजेस कभी कभी ठीक भी नहीं होते हैं। और दूसरे नंबर पर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी कि किडनी से संबंधित बीमारी। ये इंजेक्शन जिसको ओवरडोज लग जाती है उसकी फिल्टर्स को डैमेज कर देते हैं, जिससे किडनियां डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो इस इंजेक्शन को भूलकर भी नहीं देना चाहिए। ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब साथियों हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की भी बात कर लें कि किन व्यक्तियों को और किन स्थितियों में इसको नहीं देना चाहिए। यदि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो इसको नहीं देना चाहिए। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसमें भी इस इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो बेबी होता है प्रेग्नेंट लेडीज का, जो फीटस भ्रूण आप कुछ भी समझ सकते हैं, उसके कानों को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, खतरा पहुंचा सकता है। और जो मांसपेशियों से संबंधित जिनको परेशानियां रहती हैं उनके भी संतुलन को बिगाड़ सकता है। और साथियों जिनको अमीग्नोग्लाइकोसाइड से एलर्जी है उनमें भी इस इंजेक्शन को कभी नहीं लगाना चाहिए। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब यदि आप इस इंजेक्शन को बच्चों को दे रहे हैं तो आपको 3 सबसे बड़े पॉइंट इसमें भी याद रखने चाहिए, जैसे कि बच्चों में इंजेक्शन देते समय उसमें पर्याप्त पानी का ध्यान रखें। पानी ज़्यादा पिलाएं, दूध पिलाएं, जिससे किडनियां डैमेज होने का खतरा कम हो। दूसरे नंबर पर यदि आप 5 से 7 दिन बच्चों को इंजेक्शन दे रहे हैं या लगवा रहे हैं तो बच्चों का हियरिंग टेस्ट जरूर करें, यानी कि कानों से उनको सुनाई दे रहा है अच्छे से प्रॉपर तरीके से या नहीं। और तीसरे नंबर पर साथियों यूरिन आउटपुट टेस्ट देखते रहें, जैसे कि इंजेक्शन लगने से पहले बच्चा जिस तरह से सामान्य तरह से जितनी बार पेशाब कर रहा था इंजेक्शन लगने के बाद में भी कर रहा है या फिर नहीं। यदि आउटपुट कम आता है पहले के मुकाबले अब यूरिन कम कर रहा है तो इंजेक्शन तुरंत रोक देने चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। इस तरह की सावधानियां यदि आप डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं तो आपको बरतनी चाहिए। और यदि आप आम जनमानस हैं तो आपको अपने इंजेक्शन लगवाने से पहले, बच्चे के इंजेक्शन लगवाने से पहले इस इंजेक्शन की पूरी हकीकत आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस इंजेक्शन को कभी भी साधारण सिरिंज से बच्चों को खासकर नहीं देना चाहिए। बच्चों को इंजेक्शन लगाने से पहले आपको 1 ml की सिरिंज आती है जिसको एडी यानी कि ऑटो डिजेबल सिरिंज कहा जाता है, या फिर इंसुलिन सिरिंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को देने के लिए, क्योंकि 0.1 ml इतना सा भी अगर पॉइंट टू पॉइंट इंजेक्शन नहीं लगा तो वो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों आशा करूंगा आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी भली भांति समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आपके मन में कोई संशय हो, कोई अन्य बात आपको पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भली भांति जवाब दूंगा। धन्यवाद।